नमस्कार दोस्तों, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अपनी पार्टी के सांसदों और नेताओं के साथ दिल्ली में संसद भवन के नजदीक एक मस्जिद में गए और सियासी भूचाल मच गया। ताजा बात करें तो इस मामले में, इस पूरे विवाद को लेकर डिंपल यादव पर एक बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले मौलाना साजिद रशीदी पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक टीवी स्टूडियो में थप्पड़ बरसा दिए। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। वीडियो सामने आने के फौरन बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी ने अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया। उन्होंने इस वीडियो को, या कहें कि इस थप्पड़ कांड को सही ठहराया। राजकुमार भाटी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। भाटी साहब, आपकी जो छवि है, आपकी जो पहचान है, वो मजबूत तर्कों की है, तर्कों के रास्ते अपने विरोधियों को चुप करने की है। लेकिन आप साजिद रशीदी पर जो इस समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थप्पड़ बरसा रहे हैं, हमला कर रहे हैं, उसे आप जायज ठहरा रहे हैं, क्यों? नहीं, पहली बात तो देखिए, मैंने अपनी पोस्ट में भी लिखा है कि मैं हिंसा का समर्थन बिल्कुल नहीं करता और हिंसा बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन ये एक जो घटना हुई है, ये केवल एक विरोध प्रदर्शन के दायरे में आती है, हिंसक घटना बिल्कुल भी नहीं है। कोई इस तरह का हमला नहीं हुआ जैसे आप कह रहे हैं कि हमला किया है। हमला नहीं हुआ है, एक प्रतिरोध है। प्रतिरोध के तौर पे इसे देखना चाहिए हमें। और वो भी तब हुआ प्रतिरोध भी कि पहले इन्होंने बयान दिया था, उस पर ऐतराज जताया कार्यकर्ताओं ने। ये एक टीवी शो में ऑडियंस के तौर पे बैठे हुए थे। जब ये बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि आपने वो बहुत अभद्र टिप्पणी की और ये कहा, तो वो उसे जस्टिफाई करने लगे। अच्छा। और जी, और मैं एक और बात आपको बता दूं कि इसमें ये दोनों पक्ष जो हैं, जिन्होंने ये थप्पड़ चलाया, जो प्रतिरोध किया, जो समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता, ये भी और साजिद रशीदी भी, दोनों एक ही बिरादरी से आते हैं। ये गुजर हैं दोनों। वो अच्छा। मुस्लिम गुजर हैं, ये हिंदू गुजर हैं। तो इनके बीच इस बात को लेकर भी वार्तालाप हुई। उन्होंने, साजिद रशीद ने कहा कि मैं भी गुजर हूं। तो इनकी बातचीत हो रही थी आपस में। तो इन्होंने, कार्यकर्ताओं ने कहा कि अगर तुम गुजर हो तो तुम्हें और ज्यादा सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि गुजर महिलाओं को बहुत सम्मान करते हैं। कोई गुजर महिलाओं के बारे में ऐसी अभद्र टिप्पणी नहीं कर सकता। तो इस तरह बहस होते हुए इनमें, और वो फिर भी कहता हूं, ईमानदारी से कहता हूं कि थप्पड़ मारना की जरूरत नहीं थी, वो उचित नहीं था, वो शब्दों से ही विरोध होना चाहिए था। लेकिन कार्यकर्ताओं को कहना है कि हमें गुस्सा आ गया जब वो बार बार जस्टिफाई कर रहे थे और रिपीट कर रहे थे उस बात को। तो हमने तैस में आके, गुस्से में आके उन्हें एक दो थप्पड़ मार दिए। ये थी बात। नहीं, जी, साजिद रशीदी का जो बयान था वो बहुत ही अभद्र, बहुत ही अश्लील बयान था। और एक ऐसी महिला के लिए, वो भी जो इतनी सभ्य है, इतनी शालीन है, इतनी अनुशासित है, कभी कभी किसी ने एक शब्द उन्हें कोई खराब बोलते हुए नहीं सुना होगा, और इतने अच्छे कपड़ों में रहती हैं, इतने अच्छे तरीके से रहती हैं, अनुशासित तरीके से। उस महिला के बारे में ऐसी अभद्र टिप्पणी करना, ये भी तो साजिद रशीदी की बहुत निंदाजनक बात थी। नहीं, इसमें कोई शक नहीं है कि साजिद रशीदी का बयान बेहद आपत्तिजनक था, गैर जरूरी था, काबिले विरोध था। लेकिन ये टिप्पणी 27 जुलाई को आई। इसके बाद इस बात को लेकर बहुत चर्चा रही कि साजिद रशीदी के बयान के खिलाफ एनडीए के सांसद तो विरोध में उतर गए, लेकिन अखिलेश यादव चुप रहे। कमोबेश पार्टी के किसी बड़े नेता ने भी इस पर कोई बयान नहीं दिया। अब इसमें लोग पॉलिटिक्स ढूंढने लगे। फिर उसके बाद ये थप्पड़ कांड सामने आया और आपका रिएक्शन भी आ गया। कोई टाइमिंग है क्या? नहीं, साजिद रशीदी की हैसियत इतनी नहीं है कि उस पर अखिलेश यादव जी बोले। पार्टी बोली है, पूरी पार्टी बोली है। पार्टी ने पूरे प्रदेश में प्रदर्शन किए हैं कानूनी कार्रवाई के लिए, कि उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, और जगह जगह थानों में तहरीर दी हैं, आवेदन दिए हैं कि इस बयान के लिए उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। अखिलेश यादव जी को बोलने की जरूरत नहीं थी। साजिद रशीदी के खिलाफ भी अखिलेश यादव जी बोलेंगे तो फिर मोदी जी और योगी जी के खिलाफ कौन बोलेगा? अखिलेश यादव जी को तब बोलने की जरूरत है जब विषय मोदी जी और योगी जी से संबंधित हो। उसकी जरूरत ही नहीं थी। वो ठीक किया उन्होंने नहीं बोला।
लेकिन अच्छा। अब ये देखिए इत्तेफाकन तार जुड़ते हैं कि वो पिछले दिनों कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के साथ अखिलेश यादव का एक वीडियो वायरल हुआ और उसके बाद अनिरुद्धाचार्य ने ये कहा, ये आरोप लगाया कि आप मुझे तो ये कह रहे हैं, अलग थलग बता रहे हैं, लेकिन आप जब मुसलमानों की बात होती है तो आप इस तरह की बात नहीं करते हैं। तो वहाँ भी यही पॉलिटिक्स एक तरीके से उस बयान में, अनिरुद्धाचार्य के बयान में दिखी कि मामला मुस्लिमों का है तो अखिलेश यादव संभल संभल के बात कर रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, एक तो अनुराधाचार्य के साथ जो उनकी बातचीत का वीडियो वायरल हुआ वो बहुत पुराना वीडियो है। वो नए तरीके से किसी ने वायरल कर दिया और उस पे बयान देते हुए जो अनुराधाचार्य ने जो बयान दिया, आजकल अनुराधाचार्य के बहुत सारे बयान वायरल हो रहे हैं जो बहुत ही लो स्तर के हैं, बहुत निम्न स्तर के बयान हैं। वो बहुत बहुत घटिया तरह की टिप्पणियां करते हैं। अनुरुद्धाचार्य कोई गंभीर और विचारशील व्यक्तियों में नहीं गिने जाते, या कोई आचार्य या धर्मोपदेशक जैसी छवि उनकी है नहीं, चुटकुलेबाज व्यक्ति हैं। तो वो उसमें बयान में भी उनकी तर्कहीनता ही दर्श रही है, तर्कहीनता ही दिखाई दे रही है। अखिलेश जी ने खाली इतना कहा था कि ठीक है, अब आपका रास्ता अलग, हमारा अलग। तो वो अनुरुद्धाचार्य को कहा था व्यक्तिगत, उन्होंने उसे जोड़ दिया हिंदू मुसलमान से कि हिंदुओं से तो अलग रास्ता बना सकते हैं, मुसलमानों से नहीं बना सकते। कोई भी कुतर्क करेगा, कोई खराब बात कहेगा, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हर व्यक्ति को खराब लगेगा। तो वो तो एक कुतर्क की बात अनुरुद्धाचार्य की है, उसमें कोई उन्होंने कोई तर्कशील बात नहीं कही, कोई अच्छी बात कही हो या कोई ज्ञान की बात कही हो, या जैसी किसी संत को कहना चाहिए ऐसी कोई बात कही हो। कथा पे तो आपने कह ही दिया कि वो तर्कहीन या कुतर्की व्यक्ति हैं, लेकिन आप अपने वीडियोस में अनिरुद्धाचार्य, धीरेन्द्र शास्त्री, रामभद्राचार्य जैसे लोगों पर बेहद आक्रामक नजर आते हैं। कोई खास वजह? नहीं, मैं अनुराधाचार्य के खिलाफ तो कभी कोई प्रसंग आया नहीं, मैंने कोई शब्द किसी वीडियो में बोला नहीं है। अब से पहले, आज पहली बार आपने पूछा। जब कोई विषय कोई पूछता है तो मैं बोलता हूँ। मैं धीरेन्द्र शास्त्री से भी इसीलिए मेरा विरोध रहता है कि एक तो वो पर्ची निकालने का दावा करते हैं, अलौकिक शक्ति होने का दावा करते हैं। आज के वैज्ञानिक युग में कोई अलौकिक शक्ति होने का दावा करता है तो सीधे समझ में आता है कि वो ठग है, वो लोगों को ठगने का प्रयास कर रहा है, मूर्ख बनाने का प्रयास कर रहा है। और मैंने तो इनाम घोषित कर रखा है। धीरेन्द्र शास्त्री मेरी पर्ची निकाल दे, मैं 10 लाख रुपए दूंगा धीरेन्द्र शास्त्री को, अगर वो बता दे कि मैं क्या सवाल लेकर आया हूं। तो ये इस तरह के जो अंधविश्वास का तो हर जागरूक नागरिक को विरोध करना चाहिए, और खास तौर से मीडिया को तो विशेष तौर पे विरोध करना चाहिए, पत्रकारों, क्योंकि समाज को शिक्षित करने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी मीडिया की होती है। लेकिन दुर्भाग्यजनक ये है कि आजकल हमारे मीडिया में ही ज्यादातर लोग ऐसे हो गए हैं कि वो अंधविश्वास को बढ़ावा देते हैं और इन ठगों का महिमा मंडन करते हैं। किसी ठग का, किसी धूर्त व्यक्ति का महिमा मंडन करने की जरूरत नहीं है। अच्छे संत हैं, वो पूजनीय हैं, हम उनका आदर करते हैं, जो सही में संत हैं। संत जो है, संत देखिए, संत की पहचान वाणी, कर्म, आचरण से होती है, उसके चरित्र से होती है, किसी भी संत की पहचान। और ये मैं नहीं कह रहा, बड़े बड़े विद्वानों ने और कबीर जैसे संतों ने ये बातें कही हैं कि किसी को ड्रेस से संत नहीं माना जा सकता। कपड़े तो रावण भी यही पहन के आया था, इन्हीं कपड़ों में रावण ने माता सीता का अपहरण किया था। कालनेमी ने भी यही कपड़े पहन के हनुमान को ठगने का प्रयास किया था, हनुमान को रोकने की कोशिश की थी। तो और ऐसे कपड़े पहन के बहुत जगह लोग डकैती भी डालते हैं, मर्डर भी करते हैं। तो कपड़ों से किसी को संत नहीं कह सकते हम। नहीं, ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है, कपड़ों से तो कतई किसी को संत कहा नहीं जाना चाहिए। और ये गैर साइंटिफिक बातें करने वालों के साथ कम से कम आप मीडिया पे आरोप लगा रहे हैं। मैं तो नहीं हूँ, कम से कम मैं तो विरोधी हूँ, इस विरोध में मैं आपके साथ हूँ। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अखिलेश यादव ने संसद के अंदर ऑपरेशन सिंदूर पर एक बहस चल रही है, आज भी दिन भर जारी रही। अखिलेश यादव ने कल इसमें अपनी टिप्पणी रखते हुए ऑपरेशन महादेव की टाइमिंग पर सवाल उठाया। ऑपरेशन महादेव मैं लोगों को बता दूं, जिन्हें मान लीजिए, जिन्हें नहीं मालूम हो, कि 3 आतंकियों को
सुरक्षा बलों ने मार गिराया, पहलगाम अटैक से उन्हें जोड़ा जा रहा है। तो ये अखिलेश यादव ने सवाल उठाया कि बहस शुरू होनी थी इससे ठीक पहले ये एनकाउंटर हो गया, तो क्या कहना चाह रहे हैं वो? देखिए, 22 अप्रैल को पहलगाम में ये आतंकवादियों ने विभत्स घटना की कि हमारे नागरिकों की नृशंस हत्या की और पहचान कर करके हत्या की, और वो आतंकवादी सुरक्षित निकल गए। पहली बार तो यहाँ बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेल्योर है, गृह मंत्रालय फेल हुआ है कि ये उन्हें ये आभास ही नहीं हुआ, ये सूचना ही नहीं मिल पाई कहीं आतंकवादी हमला कर सकते हैं। दूसरी बात, वहां एक भी सुरक्षाकर्मी मौजूद नहीं था। फिर उसके बाद भी चाहे ऑपरेशन सिंदूर चलाया, कुछ भी किया, इधर उधर कार्रवाई होती नहीं। आतंकवादियों के पहचान के लिए, उन्हें पकड़ने के लिए तो कोई संतोषजनक कार्रवाई हुई नहीं। तो ये प्रश्न उठते हैं कि इस तरह कैसे आतंकवादी हमला करके चले गए और वो कहां जाके छिप गए जो वो नहीं पकड़े जा रहे हैं। और ये प्रश्न वाजिब हैं, ये राष्ट्रहित में प्रश्न उठाए जाने चाहिए। विपक्ष अपनी एक जिम्मेदारी की भूमिका निभा रहा है अगर इन प्रश्नों को उठा रहा है, लेकिन सरकार ये कह के जी 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 मखौल उड़ा रही है कि ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं, ये क्यों पूछ रहे हैं, पेन कितने टूटे परीक्षा में। अगर पिता ने पूछ भी लिया कि बेटा पेन तो कोई खराब नहीं हुआ परीक्षा में, तो जो अच्छा स्टूडेंट होगा वो तुरंत कहेगा कि पापा हाँ मेरा पेन खराब हो गया था या टूट गया था। छिपाने की कोशिश कर रहा है, इसका मतलब उसके मन में कोई चोर है, वो बताने में उसे क्या दिक्कत है। तो ये जो एक जो दिखावा है कि उस दिन से तो 22 अप्रैल से आज तक उनका पता नहीं चल रहा था, और अचानक जिस दिन संसद में बहस होनी थी उस दिन आप कह रहे हैं कि हमने उनको आतंकवादियों को मार दिया जो घटना में शामिल थे। तो अभी तो उसके जो सबूत मिलने बाकी हैं, अभी ठीक से पहचान होनी बाकी है, लेकिन ये एक दुर्लभ संयोग तो है ही है, इस पर संदेह तो पैदा होता ही है। तो खाली अखिलेश जी ने ये इशारा किया था कि उसी दिन क्यों ये मुठभेड़ हुई, क्या इसके पीछे कोई षड्यंत्र है या कोई सोचे समझे साजिश है। बिल्कुल ना, आप कह रहे हैं कि संदेह तो उठता ही है। प्रधानमंत्री ने तो इसका जवाब दिया कि सावन महीने का सोमवार ढूंढने जाएंगे क्या। उन्होंने तो इस सवाल पर सवाल उठा दिया कि सावन महीने के सोमवार का इंतजार कर रहे थे क्या हम, जब मिले सुरक्षा बलों को तब मार दिए। नहीं, इंतजार हम थोड़ी कर रहे थे, हमें थोड़ी इंतजार करना, कार्रवाई तो सरकार को करनी है, नहीं वो सुरक्षा बलों को करनी है। हम तो एक जो वाजिब सवाल एक दिमाग में आता है उस सवाल को उठा रहे थे, और वो जागरूक व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है कि सवाल उठाए जाएं, और लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए जरूरी है विपक्ष सवाल उठाए। सवालों से सरकार इतनी डरती क्यों है? सब ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल तो ये है, हर सवाल पे सरकार कहती है कि नहीं ये नहीं पूछा जाना चाहिए, वो नहीं पूछा जाना चाहिए। अब ये भी सरकार ही बताएगी कि हमसे ये सवाल पूछो, कि इस विपक्ष को भी इन्होंने गोदी मीडिया समझ लिया क्या कि सवाल लिख लिख के दे देंगे और जवाब पहले से ही तैयार होंगे और रिकॉर्डिंग हो जाएगी। विपक्ष तो अपनी मर्जी से सवाल पूछेगा, आपके लिखे हुए सवाल थोड़ी पूछेगा। नहीं, सही बात है। चलिए अगले विषय पे आते हैं कि आजकल पीडीए पाठशालाएं खोल रहे हैं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता। अखिलेश यादव ने सबसे पहले कहा था कि भाई स्कूलों का मर्जर होगा, स्कूल मर्जर। मैं एक बार फिर दर्शकों को बता दूं कि स्कूलों का मर्जर एक बड़ा मुद्दा है उत्तर प्रदेश के अंदर। सरकार ने तय किया है कि कुछ स्कूल जिनमें बच्चे बहुत कम पढ़ते हैं उन्हें नज़दीक के किसी और स्कूल में मर्ज किया जाएगा, ताकि सरकार का ये दावा है ताकि ठीक से अध्यापक उन्हें बच्चों को मिल सके और ठीक से उनकी पढ़ाई हो सके। अखिलेश यादव ने कहा हम पीडीए पाठशालाएं खोलेंगे। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पेड़ों के नीचे खुले में ये पाठशालाएं खोलकर बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। भाटी साहब, सवाल ये है कि स्कूलों में तो सब जाति धर्म के बच्चे पढ़ते हैं, फिर ये ब्रांडिंग क्यों पीडीए पाठशाला? नहीं, जब स्कूल बंद कर रही है सरकार तो फिर ब्रांडिंग कहाँ हुई? ये तो सरकार से सवाल पूछा जाना चाहिए। सरकार से सवाल पूछा जाना है। पाठशाला तो ब्रांडिंग है ही ना। बच्चे वहां पे जो बैठे हुए हैं वो तो कोई भी जाति के हो सकते हैं। हाँ। मैं बताता हूँ, पीडीए पाठशाला इसलिए हम कह रहे हैं कि अभी हम बहुत लंबे समय से जाति जनगणना की मांग कर रहे थे, और अब वो सरकार ने मांग हमारी मान ली है और जाति जनगणना होने जा रही है और उसके आंकड़े आ जाएंगे। जो कुछ लोगों के दिमाग में तो भ्रम रहता है, उन लोगों को यही पता नहीं है कि जाति जनगणना का मतलब क्या है। जाति जनगणना का मतलब जातियों को गिनना नहीं है कि खाली ये पता लगाना है कौन जाति की कितनी संख्या है।
उसमें बाकायदा जो कॉलम होते हैं उसमें किस वर्ग के पास, किस समाज के पास कितनी संपत्ति है, कितनी शिक्षा है, कितने पद हैं, कितनी ताकत है, कैसी स्थितियों में वो रह रहे हैं, इन सब चीजों का पता लगेगा। तो जब जाति जनगणना के आंकड़े आएंगे तो मेरी बात प्रमाणित हो जाएगी। पीडीए के लोग आज भी सबसे ज्यादा अशिक्षित स्थिति में हैं। सबसे कम शिक्षा पीडीए के लोगों को मिली है। पिछड़ा, दलित समाज, आदिवासी समाज, अल्पसंख्यक समाज, इन तक शिक्षा की रोशनी नहीं पहुंच पाई है। शिक्षा इस देश में हर चीज जाति और उसके आधार पे बटी है। चाहे संपत्ति हो, चाहे धरती हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे सत्ता हो। तो वही लोग, उनके ही बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। उनके पास इतने संसाधन नहीं है कि वो पब्लिक स्कूलों में पढ़ा सके, महंगे स्कूलों में पढ़ा सकें। तो प्राइमरी स्कूल बंद करने का सबसे ज्यादा जो नुकसान होगा वो पीडीए को होगा। इसलिए हमने इनकी जगह विकल्प के तौर पर जो स्कूल खोले जा रहे हैं, जिनके बच्चों को आप शिक्षा से वंचित कर रहे हो, पीडीए समाज के बच्चों को, उन पीडीए समाज के बच्चों की जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी लेगी और हम उनके बच्चों को अशिक्षित नहीं रहने देंगे। हम उनके लिए विकल्प के तौर पर स्कूल खोल रहे हैं, इसलिए हमने उसे पीडीए विद्यालय का नाम दिया है। और कल को सरकार बदलेगी, सरकार समाजवादी पार्टी की बनेगी, तो ये प्राइमरी शिक्षा को ज्यादा से ज्यादा मजबूत किया जाएगा और ज्यादा से ज्यादा आधुनिक बनाया जाएगा और ज्यादा से ज्यादा संसाधन देकर और स्कूल खोलकर ज्यादा से ज्यादा पीडीए के बच्चों को शिक्षित किया जाएगा। तो आपका कहना है कि ये पीडीए के बच्चे चूंकि उसमें ज्यादा होते हैं, इसलिए पीडीए पाठशालाओं का नाम दिया गया है। एक सवाल चलते चलते, जी हाँ, जोड़ दूं, दूसरी बात ये भी जोड़ दूं जो रह गई है कि उसमें कोई भी बच्चा आके एडमिशन ले सकता है। किसी से ये नहीं मना किया जाएगा कि आप पीडीए के नहीं हो तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, क्योंकि गरीब के ही बच्चे पढ़ते हैं इन स्कूलों में। तो किसी भी समाज का, किसी भी जाति का बच्चा आके उस स्कूल में पढ़ सकता है, किसी के लिए रोक नहीं है। चलिए, ये बात सही है। चलते चलते एक सवाल और आपसे भाटी साहब लेना चाहूंगा। पिछले दिनों संसद की एक तस्वीर सामने आई थी, डिंपल यादव, प्रिया सरोज, अनुप्रिया पटेल की। कोई राजनीतिक नेतार्थ उस तस्वीर में ढूंढे जाएं क्या? लोग ढूंढने लगे थे सोशल मीडिया पे। देखिए, एनडीए में इस समय भारी विरोधाभास और भारी आपस में वो चल रहा है, इनमें मतभेद चल रहे हैं और कई नेता तो खुल के बोलने लगे हैं एनडीए के, मोदी जी के खिलाफ और योगी जी के खिलाफ और बीजेपी के खिलाफ। और कुछ ना कुछ परिवर्तन के संकेत तो दिखाई दे रहे हैं। बाकी तो संसद में कई बार ऐसी काट से मुलाकात भी होती है जो स्वाभाविक, और आपस में लोकतंत्र में इतनी दूरियां होनी भी नहीं चाहिए। कोई किसी भी पार्टी से संबंधित है, आपस में मिलना जुलना होता रहता है, सबका ही होता रहता है। आपने वो फोटो भी देखी होगी जब अखिलेश जी और गिरिराज सिंह मिल रहे थे संसद के बाहर। तो ये तो नेता आपस में मिलते रहते हैं जी। ये भाटी साहब, आपने जितने भी मौजूद विषय थे उन पे अपनी पार्टी का पक्ष और अपना पक्ष विस्तार से रखा। हम उम्मीद करते हैं कि साजिद रशीदी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच जो ये विवाद चल रहा है, ये कोई और इस तरह की शक्ल अख्तियार नहीं करेगा। हम अपने दर्शकों को ये बात बता दें कि यूपी तक साजिद रशीदी ने जो बयान दिया डिंपल यादव को लेकर या किसी भी महिला को लेकर, हम उसका विरोध करते हैं, लेकिन उस पर कोई हिंसक कार्रवाई हो इसका भी समर्थन हम नहीं करते हैं। हमारे साथ आज इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए राजकुमार भाटी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का आभार। नमस्कार।